हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजे फाउंडेशन क्लासेस। आज हम लोग जो है शुरू करेंगे पहला लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्लास 9 का फ़िज़िक्स से पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं आज मोशन, गति। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो सबसे बेसिक है। उसमें क्या है, एक आप लोग पढ़े होंगे भौतिक राशि, भौतिक राशि, और एक होता है मात्रक। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे उसका डायमेंशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं भौतिक राशि वैसी राशि जिसको मापा जा सके उसको भौतिक राशि कहते हैं। जिस भी राशि को मापा जा सके उसको भौतिक राशि, और वैसा मानक जो भौतिक राशि को दर्शाता है उसको मात्रक बोलते हैं। तो भौतिक राशि में मूल भौतिक राशि पता होगा आप लोगों को 7 है। तो उसमें कुछ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला है लंबाई, दूसरा है हमारा समय, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है क्या बोलते हैं विद्युत धारा। इसी तरीके से है। तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक जो हो जाता है वो होता है मीटर, समय का सेकंड, द्रव्यमान का केजी। तो ये ऐसा ही मात्रक है इंटरनेशनल। तो डायमेंशन जो होता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, 11th का ये बेसिक में आता है। तो डायमेंशन जो होता है, लंबाई का डायमेंशन लेंथ होता है, इसीलिए इसका हो जाता है एल। समय को क्या बोलते हैं टाइम, तो इसका डायमेंशन टी, द्रव्यमान का एम। तो ये हुआ डायमेंशन हुआ, इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो लिखेंगे कि कोई भी जो सेकेंडरी मात्रक होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है वो मूल मात्रक पर डिपेंड करता है। तो उसका डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम देखिए। जैसे हम लोग जानते हैं चाल, चाल क्या होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का, दूरी का डायमेंशन क्या हो गया। जैसे अगर इसका हम मात्रक लिखना चाहें तो क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके से मीटर का लेंथ हो जाएगा, सेकंड का समय का टाइम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं टी को ऊपर लेके जाएंगे तो -1, LT -1 हो गया किसका, चाल का। उसी तरीके से आपको कोई बोल दे एक्सीलरेशन का बताइए, त्वरण का, तो त्वरण का डायमेंशन क्या होगा। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हो जाएगा मीटर तो है तो क्या हो जाएगा L, सेकंड का हो जाएगा T का स्क्वायर, तो ऊपर लेके जाएंगे तो LT -2। उसी तरीके से कोई आपसे अगर फोर्स का पूछ दे, बल का डायमेंशन क्या होगा। तो बल का डायमेंशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं m × a। तो m क्या है मास है, तो मास का हो गया m। एक्सेलरेशन का भी हम लिखें LT -2। तो ये जो डायमेंशन हो जाता है ये किसका होता है फोर्स का होता है। इसी तरीके से जो भी फार्मूला है अगर आपको बेसिक का अगर आपको पता है डायमेंशन तो उसके डिपेंड पे आप भी जो भी फार्मूला बोल दे उसका आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई फ्रीक्वेंसी का पूछ दिया ओमेगा, कि फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, तो क्या होता है ओमेगा होता है टाइम का इन्वर्स, टाइम का उल्टा होता है। तो हम इसके लिख देंगे टाइम का क्या होता है 1/t है तो t इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरीके से डायमेंशन निकालते हैं किसी भी चीज़ का। तो पूछता है हर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है। तो आप लोग जो है क्या करिएगा, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन चैप्टर में गति में। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना था भौतिक राशि। भौतिक राशि हमने क्या बताया था, क्या होता है दो तरह का होता है। वैसा राशि जिसको मापा जा सके भौतिक राशि कहते हैं। एक होता है अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं सदिश राशि, इसको स्केलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर। तो दोनों में अंतर क्या है। अदिश राशि, अदिश राशि में क्या होता है केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और वेक्टर सदिश राशि में
परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। तो सदिश राशि में दिशा आ जाता है और अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। जैसे लिखा हुआ है 5 kg आटा, 5 kg आटा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो परिणाम को दर्शा रहा, केजी उसका मात्रक हो गया। उसी तरीके से हमने बोला कि 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाना है, तो यहाँ पे 2 परिमाण हो गया, किलोमीटर क्या हो गया मात्रक, और उत्तर ये हो गया डायरेक्शन। तो जहाँ भी डायरेक्शन आ जाए उसको बोलते हैं स्केलर, और जहाँ पे डायरेक्शन आ जाए वेक्टर बोलते हैं, और जहाँ पे डायरेक्शन नहीं है उसको बोलते हैं स्केलर। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में, आ जाते हैं अब डिटेल में। तो गति होता क्या है, जिसको हम लोग मोशन बोलते हैं, और एक होता है विराम, जिसको बोलते हैं रेस्ट। तो रेस्ट किसको बोलते हैं, किसी भी वस्तु के समय के साथ या कोई भी चीज़ का जिसका स्थान या पोजीशन नहीं बदल रहा उसको बोलते हैं विराम, रेस्ट में है। अगर कोई चीज़ समय के साथ उसका पोजीशन बदल रहा है, जैसे हम मोटरसाइकिल को रोड पे चलते हुए देख रहे हैं, तो वो अभी 2 सेकंड पहले यहाँ पे था, 2-3 सेकंड के बाद कहीं और चला जाएगा। तो ये होता है गति, कि उस गति और विराम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर डिपेंडेंट ईच अदर। तो इसको पारस्परिक एक दूसरे पे डिपेंड करता है, गति और मोशन, ये ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल हम लोग देते हैं कि मान के चलिए ट्रेन में हम लोग सब लोग सफ़र करते हैं, कि ट्रेन में अगर आप बैठे हुए हैं तो ट्रेन जब चल रही होती है तो ट्रेन में आपके साथ जो भी बैठे हुए यात्री सब आपको क्या बोलते हैं विराम में दिखेंगे, लेकिन जो बाहर में जितनी भी चीज़ें सब कैसी दिखेगी, चलती हुई गति में। उसी तरीके से ट्रेन के बाहर से कोई अगर आपको देखे तो आप लोग सब लोग गति में दिखेंगे, क्योंकि ट्रेन गति में है, और बाहर वाली जितनी चीज़ें उस आदमी को रेस्ट में दिखेगा, यानी विराम में दिखेगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक हम लोग को पढ़ना है वो है दूरी, डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन। दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेज़ी में डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी क्या है, किसी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई पूरी दूरी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है वो दूरी कहलाती है। और ये क्या कहलाता है, प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ऐसे एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, कि समझिएगा बढ़िया से, कि एक वर्ग है ये ABCD। कोई आदमी जो है A से चलना शुरू किया और C तक पहुंच गया। मान के चलिए A की लंबाई A है, AB की लंबाई A है, BC की लंबाई B है, और इसकी लंबाई भी A है। अगर सबको वर्ग मान लेते हैं तो सबकी लंबाई सेम रहेगी, ये है। तो A से C तक जाने में जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ AB प्लस BC, यानी A प्लस A यानी कितना हो गया 2A। लेकिन हमने बोला कि नहीं, A से C के बीच डिस्प्लेसमेंट बताना है, विस्थापन बताना है। तो ये विस्थापन मिनिमम डिस्टेंस क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कहीं भी जाने का, वो हो गया। तो क्या हो गया बताइए। अब देखो हमने बात किया था कि ये एक स्क्वायर फिगर है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो √A² प्लस A² कितना हो जाएगा, √2A, ये आ जाएगा। इस तरीके से कि एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस R है। A से कोई लड़का चलना शुरू किया और जा कर के जस्ट इसके सामने B पॉइंट पे जाके रुक गया। तो दूरी कितना है और विस्थापन कितना है, कोशिश करिए हो जाए। थोड़ा सा इसमें सोचना है, सर्किल में अलग फार्मूला हो जाता है सिर्फ। तो बात करते हैं अगर हम, तो दूरी जो होगा हमारा, तो दूरी वो कितना हुआ, क्योंकि ये सर्किल के पे कितना चला, हाफ। जब पूरे चलता है तो उसको बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। तो हाफ चला तो हो जाएगा 2πr/2। 2 क्यों लगा, क्योंकि हाफ रास्ता तक चला। तो πr आ गया हमारा दूरी, जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर या मीटर में।
और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, विस्थापन। विस्थापन हो गया जाके ए से बी तक। तो ए से बी, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, डायमीटर। तो सिंपली डायमीटर क्या हो जाता है, आर का दुगना। तो ये हो गया हमारा व्यास, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो दूरी जो होता है वो कैसा राशि होता है, अदिश राशि, और विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि। उसी तरीके से सेम जो आता है, अब आता है चाल। चाल जिसको स्पीड कहते हैं हम लोग, और फिर आता है वेग जिसको वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको बोलते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी, दूरी बटे समय। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है, और इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। देखिए दूरी क्या है, अदिश राशि, तो चाल भी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, तो वेग भी सदिश राशि है। बाकी दोनों के लिए सेम है। अब देखिए हाँ, चाल में क्या होता है, चाल भी बहुत तरह के होते हैं, असमान चाल, समान चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल, सब हम लोग पढ़े हैं। तो समान चाल उसको बोलते हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। सेम जब हम औसत चाल की बात करेंगे, एवरेज चाल, इससे क्वेश्चन सबसे अच्छा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है तो वो औसत चाल से बनता है, एवरेज का क्वेश्चन। तो होता क्या है, औसत चाल का हो जाता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी का, औसत वेलोसिटी का, वेग का, तो औसत वेग जो होता है प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के औसत होता है। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फार्मूला, औसत चाल का फार्मूला क्या है, टोटल दूरी को जोड़ देंगे बटे टोटल समय। यहाँ पे क्या करते हैं कि हमको इनिशियल वेलोसिटी पता होता है, यानी प्रारंभिक वेग पता होता है, और अंतिम वेग पता होता है, उसको दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे तो वहाँ पे हमको औसत वेग मिल जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे। कोई भी गाड़ी जो है, कोई कार मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति आवर से तय करती है, और अगले 30 किलोमीटर की ही दूरी जो है वो, मान चलिए भीड़ ज़्यादा हो गया होगा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो औसत चाल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, औसत चाल बताना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सिंपली जो है हम औसत चाल का जो फार्मूला होता है उस पे जाएंगे। कि औसत चाल जो होता है हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, तो d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। यहाँ से कोशिश करेंगे निकालने का। तो देखिए यहाँ पे दूरी दिया है और चाल दिया है, और हमको यहाँ पे चाहिए दूरी और समय। तो समय कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले कंडीशन के लिए समय अलग से निकालेंगे, क्योंकि हम जानते क्या हैं, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला कंडीशन के लिए t1 हो जाएगा हमारा कितना, 30/40, और दूसरे कंडीशन के लिए हमारा t2 हो जाएगा, वो हो जाएगा जाके 30/20, क्योंकि क्या है स्पीड बराबर डिस्टेंस, तो यहाँ पे स्पीड से भागा दे रहे हैं और डिस्टेंस ऊपर ही है। तो यहाँ पे d1 प्लस d2 तो हो गया 30 प्लस 30, लेकिन टाइम में क्या है अलग आ गया। तो यहाँ से अगर कट करेंगे तो 3/4, और यहाँ से आ गया 3/2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दूरी दे देगा, समय देगा तो डायरेक्ट, लेकिन कभी कभी इसमें क्या दिया है, दूरी और चाल, और कभी कभी आपको देगा चाल और समय देगा, तो वहाँ पे आपको दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी क्या होता है, s × t, यानी चाल गुने समय। यहाँ पे भागा दे के निकाले समय को, वहाँ पे गुना कर देते हैं फार्मूला से। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर जो आ रहा है आपका इसमें दे रहा है 240/9 किलोमीटर प्रति आवर, ये आंसर आ रहा है। इसको निकालिएगा सोल्व करके।
तो इस तरीके से औसत चाल की क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और इसके बाद क्या आता है, त्वरण। एक्सीलरेशन का नाम सुने होंगे, मोटरसाइकिल चलाए होंगे, उसमें लिखा एक होता है ना एक्सीलरेशन, राइट हैंड साइड में जो हैंड से हम लोग कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ते, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन यानी चेंज की दर, दर जहाँ भी है बटा में समय होगा, v माइनस यू बाई टी, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। v क्या है, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, प्रारंभिक वेग। t क्या है, टाइम टेकन यानी समय कितना लगा, समय कितना लगा, u से v तक पहुंचने में जो समय लगा उसको बोलते हैं। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, जब माइनस में कोई वैल्यू आ गया इस तरीके से, तो इसको क्या नाम देते हैं, मंदन। मंदन बोलते हैं यानी रिटार्डेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। धनात्मक भी होता है, क्यों धनात्मक कब होगा, जब हम स्पीड को बढ़ा रहे होंगे, जब हम स्पीड को कम करेंगे तब होगा ऋणात्मक। और कभी कभी ज़ीरो भी होता है। ज़ीरो कब होगा, मान के चलिए एक समान चाल से कोई गाड़ी चल रही है, यानी कि स्पीड को हम फिक्स कर दिए तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसके वजह से वहाँ पे त्वरण क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी चेंज नहीं होता है त्वरण में कुछ। अब हम लोग देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पढ़ना था वो ग्राफ है। ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है। ग्राफ कहते हैं कि इसे दो परिवर्तनशील राशियों के बीच चित्रित प्रदर्शन ग्राफ कहलाता है, यानी कोई भी दो मात्रक, हमको दो राशि चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्राफ में क्या होता है, एक हमारा जो क्षैतिज होता है अक्ष, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको मूल क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष रेखा। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम लोग सबसे ग्राफ पढ़ते हैं, दूरी समय ग्राफ, सबसे पहले दूरी समय ग्राफ। देखिए जो चीज़ पहले लिखा रहा है, यहाँ दूरी और फिर आया समय, तो दूरी को हम लोग रखेंगे किस पे, वाई एक्सिस पे। दूरी हमारा किस पे चला जाएगा, वाई एक्सिस पे, और समय चला जाएगा हमारा एक्स अक्ष पे। इस तरीके से मात्रक भी लिख देते हैं। तो दूरी समय ग्राफ, जैसे देखिए दूरी समय ग्राफ में अगर हम बात करते हैं हर एक अलग अलग कंडीशन का, कि जब किसी वस्तु जो है विराम अवस्था में है, समय तो चेंज हो रहा है, मान के चलिए यहाँ 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, यहाँ पे 4 सेकंड है, दूरी है ये 1 2 3 4 मीटर। मान के चलिए हमसे जो है कोई वस्तु 4 मीटर की दूर पे रखा हुआ है और समय के साथ वो बदल नहीं रहा है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा जो x यानी समय अक्ष के समानांतर होगा। समय अक्ष के, समय तो चेंज हो रहा है लेकिन उसका स्थान नहीं बदल रहा। 4 मीटर की दूरी पे हमसे था तो अभी भी 4 मीटर की दूरी पे ही है। तो ये आ गया, किसका आता है ग्राफ, ये हुआ विराम अवस्था में कोई वस्तु अगर है, और अगर एक समान चाल से कोई वस्तु बढ़ रहा है उसका ग्राफ क्या है, इस तरीके से बनता है, एकदम सीधे में सरल रेखा में, एक समान चाल से जब बढ़ रहा है। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे देखिए ये ग्राफ बना, तो ग्राफ की ढाल, ढाल जिसको बोलते हैं स्लोप, इस ग्राफ का ढाल क्या देता है, तो देखिए ढाल में होता क्या है कि जो y एक्सिस पे है उसको ऊपर बटा x एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या है, दूरी, और x एक्सिस पे क्या है, समय। तो स्लोप ढाल रियल में होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, जैसे यहाँ देखिए 4 पॉइंट पे हम यहाँ लेके चले गए, इसको पॉइंट B मान लेते हैं, और यहाँ पे 2 मीटर वाले पे को पॉइंट को A मान लेते हैं। तो इस दोनों बीच का जो रियल में जो होता है ये एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रहा है, यही होता है ढाल। तो ये ढाल कैसे निकालते हैं, तो A से B तक जाने में जो उसकी चाल है कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे, y का मान ये आया क्योंकि y एक्सिस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे y का मान। तो y का मान कितना, 4 था, 4 में से 2 घटा दिए, 2 मीटर। और समय, यहाँ समय कितना था, 4, यहाँ समय कितना है, 2, 4 में से 2, 2 से 2, 1 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है ये चाल।
तो जो ढाल होता है, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या देता है हमको, चाल का मान देता है। दूरी बटे चाल समय क्या होता है, दूरी बटे समय होता है चाल। तो ये तो हो गया कि एक समान चाल से जो वस्तु चल रहा है, लेकिन जो असमान से चलता है उसके लिए क्या होता है, तो उसमें ढाल उल का कोई कंडीशन नहीं आ पाता, ढाल सिर्फ समान चाल के लिए आता है। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई मान ले, ये हो गया हमारा दूरी, ये हो गया समय अक्ष। तो देखिए जब असमान चाल से किसी वस्तु की चाल बढ़ रही हो तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, समझिएगा। ये देखिए वाई एक्सिस पे जाने के बाद धीरे धीरे ग्राफ खड़ा हो रहा है। जब ग्राफ जाने के बाद खड़ा हो रहा है, वाई एक्सिस से मिल रहा है, तो इसमें कहें कि दूरी जो है यानी किसी वस्तु की चाल एक समान रूप से बढ़ रही है। तो ये क्या हुआ है, असमान चाल है लेकिन बढ़ते हुए। और जब वही उसी को बनाने की नहीं, असमान चाल है लेकिन क्या है कि शुरू में ज़्यादा था और बाद में घटने लगा, तो घटने वाला ग्राफ ऐसे बनता है। बाद में क्या होता है, ये ग्राफ सीधा हो जाता है एक्स एक्सिस की तरह, सीधे इधर चला जाता है। इसको बोलते हैं घटता हुआ ग्राफ, यानी वे क्या बोलते हैं, चाल उसका घट रहा है। कि मान के चलिए कोई दो गाड़ी चल रही है जिसका जो है दूरी समय ग्राफ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दूरी और समय ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे दूरी है, ये समय है, दूरी समय ग्राफ आपका जो है बना हुआ है। तो एक ग्राफ जो है यहाँ से इस तरीके से लग गया ए गाड़ी, और दूसरे गाड़ी का ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू हुआ था, कुछ समय के बाद वो बी है। तो बोलेंगे किसकी चाल ज़्यादा है, तो सिंपल वही ढाल जो होता है वो क्या देता है, दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है वो चाल का मान देता है। तो ढाल सिंपल वो कहते हैं कि जो समय अक्ष है, एक्स अक्ष हमारा, इससे कितना बड़ा कोण बना रहा है। जैसे देखिए एक्स अक्ष पे यहाँ पे ये है, तो ये कोण ये बना रहा है, ये वाला कोण, और ये कोण ये बना रहा है। तो बताइए दोनों में क्लियर पता चल रहा है कि बी वाले का कोण बड़ा है। तो बी वाले का कोण बड़ा है, इसीलिए स्पीड ऑफ बी भी ग्रेटर देन होगा किससे, स्पीड ऑफ ए से, यानी बी की जो चाल होगी वो ज़्यादा होगी। यानी जो भी बड़ा कोण बनाएगा, चाहे फिगर बीच से कहीं से उठा के दे दे, बस आपको क्या देखना है कि एक्स अक्ष यहाँ पे ऐसा बनाएंगे, इसके समानांतर देखेंगे कोण, जो कोण बड़ा बन रहा होगा उसका जो है चाल ज़्यादा होगी, जो कोण छोटा बनेगा उसकी चाल की मान कम होगी। चाल समय ग्राफ, और दोनों एक ही है लगभग, वेग समय ग्राफ। देखिए हमने बताया पहले चाल आया, तो चाल समय ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स अक्ष और यह हो गया हमारा वाई अक्ष। इस तरफ हो गया वाई एक्सिस पे चाल, और इधर हो गया हमारा समय। और वेग में क्या होता है, वेग में इधर आ गया वाई एक्सिस पे वेग, और इधर हो जाता है हमारा समय। देखिए दोनों में समझते हैं। कोई वस्तु जो है एक समान चाल से चल रही है, यानी चाल उसका कांस्टेंट है, चाल नहीं बदल रहा है, तो उसका ग्राफ एकदम विराम अवस्था की तरह बनेगा इस तरीके से, ठीक है। यह एक समान वेग से है। अगर क्या है कि वेग क्या है, चाल जो है बढ़ रहा है, चाल क्या है, बढ़ रहा है, एक समान चाल है, बढ़ रहा है चाल, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, जब चाल बढ़ेगा तो त्वरण होगा, और जब चाल घटेगा, देखिए जब चाल बढ़ता है तो ग्राफ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें बोलते हैं त्वरण है। और जब चाल घट रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ यहाँ से ऐसे आता है, ये चाल घटने का है और चाल बढ़ने का वो था। इसमें एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, एक चाल बढ़ता हुआ चाल का, वेग में भी बनाते हैं, और एक मानते हैं कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ए ले लेते हैं। यहाँ पे अगर चाल जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है और समय जो है 4 सेकंड मान लेते हैं, यहाँ भी वही एक कंडीशन ले लेते हैं कि 5 वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, समय जो है हमारा वो 4 सेकंड है। तो दोनों में समझेंगे। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं ना फार्मूला से कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे दूरी बराबर तो क्या होगा बताइए, तो समय इसके साथ आके गुना हो जाएगा, तो चाल गुने समय। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस ग्राफ के नीचे वाला जो भी हिस्सा टच कर रहा है एक्स अक्ष से, समय अक्ष से, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, अगर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई से निकाल लेंगे। अगर इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए चाल है
ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे समय, दोनों का गुना। जो क्षेत्रफल जो होता है वो किसका मान देता है हमें? क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? चाल समय ग्राफ का और वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमको किस चीज़ का मान देता है? वो मान देता है हमको दूरी का। लेकिन इम्पोर्टेंट एक और बात है कि वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लें और एक पॉइंट ये लें, ढाल अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ढाल क्या हो जाएगा? वेग में अंतर बटे समय में अंतर। तो ए होता है ना v2, अगर मान लें v माइनस यू बाई T2 माइनस T1। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि चाल था और त्वरण में वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं, चाल में नहीं, वेग में परिवर्तन, इसीलिए यहाँ से त्वरण नहीं मिलेगा। वेग समय ग्राफ का ढाल जो है हमको क्या देता है? त्वरण का मान देता है। किसका मान देता है? त्वरण। और क्षेत्रफल दोनों में सेम, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का मान देता है और इसमें जो क्षेत्रफल देता है उसको क्या नाम देते हैं? क्योंकि ये सदिश राशि है, इसमें देता है विस्थापन। इसमें क्या देता है? विस्थापन देता है। तो ये था ओवरऑल हमारा ग्राफ का चीज़ लिखना है। आप लोग जो है इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और साथ में जो है बुक को अच्छे से पढ़िए, NCERT के बुक पढ़िए और जहाँ भी जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को, पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है चाहे 11th एंट्रेंस का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को लगाएं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लाएँ, कंसेप्ट थ्योरी पढ़ना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बार बार पढ़ते रहेंगे नहीं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उससे कोशिश करें थ्योरी का। हम पहली बार अभी हैं तो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को जो है कुछ थ्योरी करा दें, नहीं तो हमारा भी टारगेट है कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन कराएं। तो अब देखिए हम लोग इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, जिस पे बहुत सारा हमको न्यूमेरिकल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गति समीकरण। गति समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं? 3 रिलेशन है ना, पता होगा सबको। पहला होता है v बराबर u प्लस AT, दूसरा हमारा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बात पता होगा आप लोग को कि इसको बोलते हैं वेग और समय में रिलेशन। क्योंकि यहाँ पे जो देखिए त्वरण जो है ना, वो त्वरण एक समान त्वरण यहाँ पे रखा गया है। कैसा त्वरण? ये जो कंडीशन जो हमारा बना है, ये फार्मूला जो लगता है वो किसके लिए लगता है? एक सरल रेखा में कोई वस्तु गतिशील हो और त्वरण उसका कैसा हो? एक समान, यानी त्वरण कांस्टेंट हो, त्वरण का नहीं बदलता, तो फिर ये कोई फार्मूला वैलिड नहीं होगा। ये फार्मूला वैलिड वहीं पे है, ये फार्मूला वहीं पे लगेगा जहाँ पे त्वरण क्या है? त्वरण का मान नहीं बदलता है, त्वरण कांस्टेंट होता है, त्वरण फिक्स होता है। तो पहले वाले समीकरण को हम लोग बोलते हैं वेग समय समीकरण। इसका नाम दिया गया वेग और समय में रिलेशन है, क्योंकि ए को कांस्टेंट मान लिया गया है। दूसरे वाले को बोला गया है विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन, और तीसरे वाले को विस्थापन वेग समीकरण या वेग विस्थापन समीकरण इसको हम लोग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसका प्रूफ जो है हम लोग बाकी अपने क्लास में पढ़े थे बढ़िया से। यहाँ पे हम लोग क्या है करेंगे, न्यूमेरिकल में बस यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। हाँ, ये बात है कि सब टर्म पता हो। v हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे v आया तो v होता है हमारा अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग, जिसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। u हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, जिसको इनिशियल वेलोसिटी। a हो गया हमारा एक्सीलरेशन यानी त्वरण। s क्या है? दूरी या विस्थापन, दोनों, दूरी या विस्थापन। और बाकी तो सब चीज़ पता है, यही 4 टर्म आया है पूरे फार्मूला में। t, हाँ, टाइम टेकन, समय, कितना हमारा समय लगा, तो ये समय है। तो इस फार्मूला, ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोशिश करना है जब भी न्यूमेरिकल बनाए तो पहले न्यूमेरिकल में जो डेटा दिया हुआ है ना, उस डेटा को लिख लें कि क्या क्या गिवन है। अब उस पर फार्मूला देंगे, हो सके आपको वेलोसिटी और टी में रिलेशन लगाना है तो ये लगेगा, और डिस्टेंस और टी में रिलेशन है तो ये लगाना, और टी है ही नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, और सिर्फ डिस्टेंस दे दिया और वेलोसिटी दे दिया है, तो फिर थर्ड वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल में डेटा पहले से दिया हुआ है तो उस डेटा को हम लिख लें, उसके बाद फिर कौन सा रिलेशन पे वो लग रहा है उस रिलेशन को लगाना है। nवें सेकंड में, यानी कोई वस्तु अगर चल रही है
मान के चलिए चलना शुरू किया तो बोलेंगे 17वें सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, तो उसका ये फार्मूला है u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए। यानी कोई वस्तु स्टार्ट चलना किया और त्वरण उसका a था, तो बता रहे हैं कि चलते जा रहा है, तो बोलेंगे कि वो 15वें सेकंड या 16वें सेकंड, 1 सेकंड के लिए सिर्फ बात कर रहा है, तो n वही है 15वें या 16वें के nth सेकंड में कितना दूरी तय करे, उस सेकंड में कितना करेगा, उस सेकंड तक नहीं, उस सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। पूरे टाइम इंटरवल के लिए हम लोग फार्मूला पता ही है, उस सेकंड के लिए फार्मूला होता है u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पता ही है, क्या होता है u प्लस v/2। अब देखिए हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है वो होता है जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, रफली हम लोग इसको 10 भी मान लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जी गुरुत्व के अधीन जो हमको काम करते हैं, हमारे पास क्या है, जो भी चीज़ है इस दुनिया में जो खड़ा है या हम लोग चल पा रहे हैं, तो वो किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम, तो वो जो पृथ्वी जो है अपने किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं, ऑटोमेटिक वो जो है नीचे आती है। ये नहीं कि हमको उसको खींच के लाना पड़ता है, हम फेंक रहे हैं बॉल तो नीचे आना है, कैसे आता है नीचे, तो उस पर एक एक्सीलरेशन लगाता है पृथ्वी, जिसको जी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण देखिए, कोई भी वस्तु अगर हम फेंक रहे हैं ऊपर, किसी वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटेशन किधर लगता है, नीचे के डायरेक्शन में। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वस्तु ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशन नीचे है, तो -g लगाएंगे, याद रखिएगा जब ऊपर की तरफ। हाँ, किसी वस्तु ऊपर से नीचे छोड़ दिए, छत पे जाके हम किसी बॉल को छोड़ दे रहे हैं, नीचे आ रहा हो, ग्रेविटेशन का मान भी g, तो वहाँ पे फिर g का मान क्या है, किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा। जैसे देखिए v बराबर क्या होता है, u प्लस gt, कब, जब नीचे की दिशा में आ रहा होगा, जब यही ऊपर जा रहा होगा तो u माइनस GT, जहाँ पे a है वहाँ पे g लगा देते हैं और कुछ चेंज नहीं करते हैं। तो ये पढ़ना था हम लोग को। और एक चीज़ और है मोशन में हम लोग को पढ़ना, सर्कुलर मोशन, शायद पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। वृत्तीय गति, यानी कोई भी एक सर्किल पे कोई वस्तु घूम रहा है, कोई वस्तु कैसा घूम रहा है, एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या r है, उस पे गति कर रहा है एक समान चाल से। मान के चले एक समान चाल से कोई वस्तु जो है गोल चक्कर काट रहा है ना, कोई भी गोल चक्कर काट रहा है, तो उसको कैसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो ये पता होना चाहिए कि फिक्स चाल है, चाल फिक्स है, सेम स्पीड से घूम रहा है, लेकिन इसका वेग सेम नहीं है, क्योंकि वेग क्या है, अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो इसका डायरेक्शन यहाँ, मान के चलिए इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे इस पॉइंट पे पहुँचे इसका डायरेक्शन यहाँ, तो वेग जो है समान नहीं रहता है, एक समान वेग से नहीं चलता, एक समान चाल होता है। वेग क्या, हर क्षण वेग इसका बदल रहा है, हर क्षण वेग क्या बदलते जाता है, हर एक समय में, यानी हर सेकंड पे इसका क्या वेग बदलता है। तो वेग असमान होता है, लेकिन चाल जो है क्या होता है, एक समान होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है, तो डायरेक्शन दिशा पे डिपेंड करता है वेग। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये है, हम लोग को पढ़ना था सबसे पहले कि एक हम लोग मान के चले कोई यहाँ से चलना शुरू किया, पूरा चक्कर लगाया, तो v बराबर जो हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेखीय वेग। तो क्या होगा, पूरे चक्कर लगाने में दूरी बटे समय, तो पूरे चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 2πr/t। अब देखिए एक होता है, हम लोग पढ़ते हैं कोणीय वेग, वृत्तीय वेग या कोणीय वेग बोलते हैं उसको ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कोणीय वेग इसको बोलते हैं। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग जो होता है, मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ से A से चलना शुरू किया, A से B तक पहुँचा, तो B तक पहुँचने में जो है जितना डिस्टेंस चला, ये चाप अपॉन टाइम, तो L बाई क्या बोलते हैं, हाँ, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय समय होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन इसमें थीटा से होता है, हाँ, कोणीय विस्थापन जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो थीटा होता है, यानी कितना डिग्री चेंज हुआ, कितना रेडियन में चेंज हुआ, तो θ/t होता है। मान के चलिए पूरे चक्कर, ये पूरे चक्कर के लिए एक चक्कर सिंगल, तो जब ये पूरा चक्कर लगाया था, ये कोण कितना होगा, तो एक सर्किल में जब पूरा घूमते हैं तो 360 डिग्री यानी 2π डिग्री, तो 2π/t। तो देखिए इससे एक रिलेशन निकालेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को भागा दे देते हैं 2 से, तो क्या आएगा,
देखिए v इस तरफ है बराबर के लेफ़्ट साइड में, इधर ओमेगा, यहाँ क्या था 2 पाई r बटे t। जब इसको भागा देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, नीचे भागा दे रहे हैं तो 2 पाई नीचे आ जाएगा और t ऊपर। देखिए t से t कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या हुआ v बाई ओमेगा बराबर r बचा। तो रिलेशन जो आता है v बराबर ओमेगा गुने r या r गुने ओमेगा, बहुत जगह पे लिखा रहता है r गुने ओमेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेखीय वेग। रेखीय वेग जो हम लोग गति सरल रेखा में करते हैं, तो रेखीय वेग में जो रिलेशन होता है, रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या या त्रिज्या गुने कोणीय वेग। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, बहुत जगह पे आता है। कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसका पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करें कुछ कुछ अच्छे से।